वेलकम टू ज़ाराथोन में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। पीवाईक्यू की सीरीज में आज की वीडियो में हम 21 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 के पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं 21 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे और उन सवालों को सॉल्व करने की हमारी क्या रणनीति रहेगी, हमारा क्या अप्रोच रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 5 तक का जो सवाल आपको दिया गया है वो डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित सवाल है। तो देखिए आपके सामने एक टेबल दिख रही है और उससे संबंधित यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। 6 देशों की बात की गई है, वो जो 6 देश हैं ए से लेके एफ तक हैं, ABCDEF, ये 6 देशों की बात हुई है। और 2019 से लेके 2023 मतलब इन 5 वर्षों का डाटा आपको दिया गया है। इन 5 वर्षों में जो डेटा दिया गया है वो इन सभी देशों का कुल एक्सपोर्ट है, कुल निर्यात है। और ये जो अमाउंट दिया गया है वो करोड़ में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे 2019 में ए देश का जो एक्सपोर्ट है वो 40 करोड़ रुपए है। अब इसी टेबल के आधार पे आपसे सवाल पूछा गया है। नोट में हमको बताया गया है कि जो इनकम होती है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के बराबर हुआ करती है। अर्थात किसी देश की अगर आपको इनकम निकालनी है तो उसके एक्सपोर्ट में से अगर हम उसके उस देश का इंपोर्ट निकाल देंगे, आयात निकाल देंगे, तो हमें उस देश की आय मिल जाएगी। इतनी बातों को ध्यान में रख के हम इस सवाल को सॉल्व करने चल रहे हैं। जो पहला सवाल है, यदि वर्ष 2023 में सभी देशों को मिलाकर उनका जो कुल आयात है वो 770 करोड़ है। 2023 में सभी देशों को मिलाकर जो कुल आयात है वो 770 करोड़ है। तो इन सभी देशों को मिलाकर उस वर्ष की उनकी आय कितनी होगी। तो अब भाई 2023 में सभी देशों को मिलाकर उनकी जो उसका जो आयात है 770 है, तो 770 करोड़ है। तो अगर इंपोर्ट हमको पता है तो इनकम निकालने के लिए एक्सपोर्ट का भी पता होना जरूरी है। तो जो ये डाटा सब दिया गया है, ये डाटा तो यहाँ पे देखिए कुल निर्यात का ही तो डाटा है ना, तो हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। देखिए सबके लास्ट में 0 है तो हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, 8 है, 8 3 11 है, 11 5 16 है, 16 2 18 है, 18 4 22 है, 22 का 2 हासिल लगा 2। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 1 है, 2 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा। तो 1020 करोड़ है। ठीक है, 1020 करोड़ बन रहा है क्या 2023 में सभी देशों के मिलाकर एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट। और सभी देशों का जो इंपोर्ट है 770 करोड़ है, तो 770 करोड़ इसी से निकाल दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगी, इनकम मिल जाएगी। 12 में 7 गए 5 और 9 में 7 गए 2 होता है, अर्थात 250 करोड़ 2023 में सभी देशों के मिलाकर इनकम जनरेट हुई है। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट दिया था, हमने एक्सपोर्ट को पता कर लिया इस टेबल के माध्यम से और एक्सपोर्ट को इंपोर्ट में से निकाल दिया तो हमको क्या मिल गई, 2023 में सभी देशों की इनकम प्राप्त हो गई। अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो 250 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। कहा गया कि यदि वर्ष 2024 में देश ए का निर्यात, 2022 में देश बी के संयुक्त निर्यात और 2021 में देश ई के निर्यात से 20% अधिक है। कहने का मतलब यह है कि 2024 में जो ए का निर्यात है वो बराबर तब होगा जब आप 2022 में बी के निर्यात को प्लस 2021 के ई के निर्यात में कितना परसेंट वृद्धि कर देंगे, 20% की वृद्धि कर देंगे तो 2024 का आपको निर्यात पता लग जाएगा। और 2024 में देश ए का जो आयात दिया है 184 करोड़ दिया ही है। अगर 2024 का हमें ए का निर्यात पता चल जाए तो इसमें से घटा के हम आराम से पता कर लेंगे। 2022 में बी का जो निर्यात है, देखिए 2022 में बी का जो निर्यात है 100 है और 2021 में जो ई का निर्यात है देखिए 110 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 210 बन जाएगा। अर्थात 100 का जो मान है वो 210 है, तो हमें 20% बढ़ा के जानना है। अर्थात 120 का मान क्या निकलेगा, 20 छक्का 120 होता है, 20 पंचे 100 होता है और 20 छक्का 120 होता है। तो हम इसको गुणा कर लेंगे, 210 गुणे 6 और नीचे आ जाएगा 5, 5 चौका 20 होता है और 5 दूना 10 होता है। 42 का 6 में गुणा करेंगे, 6 दूना 12 होता है, 6 चौक 24 1 25 होता है। तो 252 करोड़ 2024 में ए का निर्यात होगा। 2024 में 252 करोड़ ए का क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो 2024 में देश ए का जो आयात दिया है उसने 184 करोड़ दिया ही है। तो 252 में से हम 184 अगर निकाल रहे हैं तो 12 में 4 गए 8 होता है, 14 में 60 गए 6 होता है। अर्थात 68 करोड़ रुपए 2024 में ए की आय होगी। अर्थात डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर आप देखेंगे, इसको थर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे
तो वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 में सभी देशों के निर्यात में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। 2020 की तुलना में 2022 का सभी देशों की बात की गई है। 2000 पहले 20 का ही देख लेते हैं। तो 2020 का हम देखने जाएंगे तो 2020 का जो डाटा हमको मिल रहा है, देखिए जोड़ना पड़ेगा ना, तो सबके लास्ट में जीरो है तो जीरो तो ऐसे ही ले लो, ठीक है। तो 8 है, 8 5 13 है, 13 1 14 है, 14 2 16 है और 16 8 24 है। 24 का 4 आएगा, हासिल 2, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 1 है, 1 1 2 है, 2 1 3 है और 3 2 5 हो गया। 2020 में तो 540 करोड़ था। अब 2022 में सभी देशों का निर्यात देख लेते हैं। 2022 में सभी देशों का निर्यात देखने जाएंगे तो देखिए जीरो है लास्ट में, तो जीरो तो रख ही लीजिए। अब 9 है, 9 8 17 है, 17 3 20 है और 20 5 25 है, हासिल 2 है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। 1 है, 1 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा। अर्थात 750 करोड़ 2022 में निर्यात है कुल, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछी गई, प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है 2020 के कंपैरेटिवली। इन दोनों का आप अंतर देख लीजिए। 750 का अगर 540 में अंतर देखने जाएंगे, 0 5 में 4 गए 1, 7 में 5 गए 2, ठीक है। तो 210 करोड़ इन दोनों के बीच में आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा। अब इस 210 करोड़ को आप क्या करेंगे, इस 210 करोड़ को आप 2020 के कंपैरेटिवली इसको देखने का प्रयास करेंगे। अर्थात 210 गुणे कितना हो जाएगा 100 के, और नीचे 2020 के कंपैरेटिवली देखा जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 540, ठीक है। अब आप इसको चाहे तो कट आउट कर लीजिए। अगर इसको आप कट आउट करेंगे तो देखिए जरा ये जाएगा कैसे। एक तो ऐसे आप जीरो से जीरो को खत्म कर सकते हैं, जीरो से जीरो को खत्म कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 सते 21 होता है और यहाँ पे जाएंगे 3 इक्के 3 होता है और 3 8 24 होता है, ठीक है। अब और कहीं से अगर कटआउट हो सकता है तो कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 से अगर ले जाएंगे तो 2 9 टाइम हो जाएगा और 2 का 5 टाइम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बन गया 35/9। और 35/9 को अगर आप हल करने जाएंगे तो यहाँ पे जरा देखते रहिएगा कि पहले तो जाएगा कितना, 9 त्रिक 27, अर्थात 38.89% इसका राइट जवाब बन जाएगा। 38.89% इसका जवाब बन जाएगा। अब देखिए 9 में 35 की भाग करने की पूरे एग्जैक्ट तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई और विकल्प तो है नहीं। तो सी को आप टिक करिए और आगे बढ़िए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 38.89% बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। दिए गए सभी वर्षों में देश ई का औसत निर्यात देश सी के औसत निर्यात से कितना परसेंट अधिक है। देश ई का औसत निर्यात, देश ई का औसत निर्यात अगर आप देखेंगे और देश सी के औसत निर्यात से कितना परसेंट अधिक है, तो चलिए पहले हम देश ई का औसत निर्यात देखने का काम करते हैं। तो पहले देखिए औसत निर्यात आप देखेंगे, पहले सबका आपको योग करना पड़ेगा। तो योग जब करने जाएंगे तो ऐसे ही देखिए ये सभी क्या है, ये सभी नंबर्स में दिए गए हैं। तो यहाँ से आप 100 ले लीजिए, यहाँ से भी 100, 200, यहाँ से 100, 300, यहाँ से 200, 500 और यहाँ से लीजिए 200, 700। 700 तो ये हो गया। अब यहाँ से 20 मिला, यहाँ से 10 मिला और यहाँ से 20 मिला। 20 10 30 होता है, 30 20 50 होता है, अर्थात 750 तो ये बन गया। 750 करोड़ ये बन गया। अब 750 करोड़ मतलब कि डेटा बना हुआ, लेकिन औसत नहीं। औसत कितने वर्षों का है, ये 5 वर्षों का है। तो औसत निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 1 के 5 और 2 बच रहा है, 5 5 25, अर्थात औसत जो बन जाएगा वो 150 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। अब देश सी का औसत निर्यात आप देखेंगे, देश सी यहाँ पे है, देखिए यहाँ से 100 लीजिए, 100 100 200 300 400 और 500, ठीक है। तो 500 तो ये हो गया। अब यहाँ से ले लीजिए, कहाँ गया देश सी, यहाँ से 30, यहाँ से 80, 110 हो गया और 140, 110 में 40 जोड़ेंगे 150 हो गया और 10 जोड़ेंगे तो 160 हो गया। मतलब कि 160 इसमें और जोड़ देंगे तो ये बन गया कितना, 660। अब 660 भागे 5 करेंगे तो 5 1 के 5 होता है, 5 3 15 होगा और 5 दूना 10 होगा। तो कितना बन जा रहा है, 132 करोड़ बन जा रहा है। लेकिन कितना परसेंट अधिक है ये पूछा गया है। तो 150 कितना अधिक है, 18 अधिक है। 18 गुणे 100 और नीचे आ जाएगा कितना, 150 के, सॉरी किसके कंपैरेटिवली पूछा गया है। दिए गए सभी वर्षों में देश ई का औसत निर्यात देश सी के औसत निर्यात से, देश सी का औसत कितना आया, 132 आया। तो 132 से इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो अगर इसको कैंसिल आउट करने जाइए, जरा देखिए 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए। पहले 2 से जाएगा तो ये 2 छक 12 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा।
फिर ये 2 9 18 हो जाएगा। अब इसको भी और भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और भी कैंसिल आउट हो सकता है। अब इसको आप कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपका हो गया 900, 900 बटे 66। अब इसको और अगर कैंसिल आउट करने जाएंगे तो किससे हो सकता है, इसको जरा काटिए, 6 से अगर ले जाएंगे तो 6 से चल जाएगा, 6 का 11 टाइम, और 6 इक्के 6 होता है, बचेगा 3, 6 बचे 30, 150 बटे 11 बन रहा है। 150 बटे 11 को आप कंपेरेटिवली देखिए, जब भी बार जाएगा तो 11 इक्के 11 जाएगा, ठीक है। तो 150 में 11 का भाग करेंगे तो 11 इक्के 11, 5 में से 4 जीरो आ जाएगा, फिर 11 3 33, 13 वाला विकल्प सही है। 11 3 33 ले जाएंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 13 सही 7 बटे 11, 13 सही 7 बटे 11 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्रोच लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, यदि वर्ष 2019 में देश एफ का निर्यात से आयात का जो अनुपात है 1:2 है और 4:1 है। 2000 वर्ष 2019 में देश 2000 यदि वर्ष 2019 में देश से कोई डाटा मिस है, कोई डाटा मिस है इसमें 2019 में देश, अच्छा एक मिनट इंग्लिश वाला देखा जाए। इफ इन द ईयर ऑफ 2019 द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट इन इंपोर्ट फॉर कंट्री डी, ठीक है, यहाँ पे तो है क्या, कंट्री डी और एफ, ठीक है, यहाँ पे देश डी लिख लीजिएगा, ठीक है। डी और देश एफ का निर्यात और निर्यात से आयात का जो अनुपात है 1:2 और 4:1 है। तो उस वर्ष देश और देश एफ और डी को मिलाकर, देश एफ और डी को मिलाकर उनका कुल आयात कितना है, कुल आयात कितना है। तो अब जरा देखिए 2019 में देश डी और देश एफ का निर्यात का अनुपात 1:2, निर्यात और मतलब कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रेशियो हमको दिया गया है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रेशियो दिया गया है। अब डी का अगर देखेंगे तो 1:2 है, डी का देखेंगे तो 1:2 है, और एफ का देखेंगे तो 4:1 है, 4:1 है। अगर आप एफ का निकालने जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्चुअल में कितना है, तो एफ का जो देखिए, एफ का जो एक्सपोर्ट है 2000 किसका 19 की बात की गई है, 2019 में देखिए एफ का एक्सपोर्ट कितना है 48 है, और इसका मान कितना है 4 है, अर्थात 4 का मान अगर 48 है तो 1 का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 का मान कितना आ जाएगा 12। कहने का मतलब ये है कि एफ का जो एक्सपोर्ट है वो 48 करोड़ है और जो इंपोर्ट है वो 12 करोड़ है। इसी प्रकार आप डी का देख लीजिए, डी का देखने जाएंगे तो डी का 2019 में एक्सपोर्ट कितना है, डी का 2019 में एक्सपोर्ट 90 है, अर्थात 1 का मान अगर 90 है तो 2 का मान निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, 2 का मान कितना हो जाएगा 180 बन जाएगा। तो कह रहा है कि उस वर्ष देश एफ और डी को मिलाकर उनका कुल आयात कितना है। देखिए देश एफ का जो आयात है 12 है और देश डी का जो आयात है 180 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 10 90 अर्थात 192 करोड़ बन जाएगा। 192 करोड़ इन दोनों को मिलाकर इसका आयात बन जाएगा। सवाल को यहां से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सी वाला विकल्प बन जाएगा 192 करोड़। इस प्रकार से हमने पांचों क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हालांकि ये जो डीआई थी ये डीआई सरल थी और सभी बच्चे आसानी से इसको कर गए होंगे, जिसको मैथमेटिक्स थोड़ी सी जानकारी होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमसे सवाल पूछा गया है, इन कम्युनिकेशन अ टेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। संचार में एक पाठ किसका उत्पाद होता है। यहाँ पे पाठ का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉन रिएक्टिविटी, मिलिट्री एक्सरसाइज, सोशल इंटरेक्शन और न्यूरो साइंस रिसर्च, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन में एक टेक्स्ट का मतलब की कह रहा है कि एक पार्ट किसका उत्पाद है, तो एक जो टेक्स्ट होता है वो सोशल इंटरेक्शन का उत्पाद होता है, सोशल इंटरेक्शन का प्रोडक्ट होता है। क्योंकि जब तक हम सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हैं तब तक किसी भी प्रकार का हमारा कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से हम क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो वार्तालाप के दौरान ही तो अंतःक्रिया होती है और एक दूसरे के विचार, भाव या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो टेक्स्ट को आप केवल शब्दों का समूह नहीं मान सकते हैं, बल्कि ये उस संदर्भ में भी हो सकता है जिस संदर्भ से आपका कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो संचार में एक पाठ का जो उत्पाद हो सकता है वो पाठ का
पार्ट किसका उत्पाद हो सकता है, वो सोशल इंटरेक्शन का उत्पाद हो सकता है। कम्युनिकेशन के दौरान हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन के दौरान एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के दौरान हम टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, ऐसे जान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 30 रुपए में 35 अंडे बेचकर कोई व्यक्ति 25% का घाटा उठाता है। 30 रुपए में वो बेच रहा है 35 अंडे, उसके बाद भी उसको 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 30 रुपए में बेच रहा है वो 35 अंडे और उसको हो रहा है 25% का लॉस। अर्थात इसका मतलब क्या निकला कि भाई जितने में बेचना चाहिए था उसके, अर्थात 100% में बेचना चाहिए था तो वो 75% में बेच रहा है। ठीक, मतलब 25% लॉस का मतलब क्या है। ठीक है, तो अर्थात 75% का जो मान है वो 30 के है, तो 100% का मान कितने का होगा, 100% का मान देखने जाएंगे तो 25 3 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, तो 30 गुणे 4 और नीचे 3 आ जाएगा, 3 दहमा 10, अर्थात एक्चुअल जो कीमत है वो 40 रुपए है। एक्चुअल जो कीमत है वो 40 रुपए है, तो अर्थात 35 सामान का जो मूल्य है वो 40 रुपए है, लेकिन वो बेच रहा है 30 रुपए में, इसलिए उसको 25% का घाटा हो रहा है। अब अगर कितना है, 35 वस्तु है और 35 वस्तु है, उसकी कीमत 40 रुपए है। अगर हम कहें कि एक वस्तु की कीमत निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, एक वस्तु को कीमत निकालने के लिए आप करेंगे 40/35, 40/35 करेंगे तो 5 सत्ते 35 होता है, 5 अट्ठे 40, तो एक वस्तु की कीमत बन जाएगी 8/7 बन जाएगी। अब भाई एक वस्तु की जो कीमत है 8/7 है, तो 8/7 में अगर अब आपको क्या लेना है, 20% का प्रॉफिट अर्न करना है, 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 20% के लाभ प्राप्त करने की बात होगी तो आप क्या करेंगे, 8/7 गुणे क्या कर देंगे 120/100 के। जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 20 छक्का 120 होता है, 20 पंचे 100 होता है। तो कहने का मतलब ये बन जाएगा कुल मिला के, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 96/70। क्या बन जाएगा, 96/70, 96/70 बन जाएगा। तो अब मूल्य कितना है भाई, 144 रुपए में बेचना है आपको, तो 144 यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 96/70। ठीक है, यही तो मूल्य बन रहा है ना, तो अब ये पलट जाएगा 144 गुणे कितना हो जाएगा 70 और नीचे आ जाएगा 96। अगर आप इसको कैंसिल आउट करें तो, अगर इसको कैंसिल आउट किया जाए तो 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। अगर इसको कैंसिल आउट करें 4 से तो चल जाएगा ना, 4 दूना 8 होता है और 4 चौका 16 होता है और फिर 4 तिहाई 12 होता है और 4 छंग 24 होता है। ठीक है, फिर से इसको अगर कैंसिल आउट किया जाए 12 से, 12 दूना 24 होता है, 12 तिहाई 36 होता है। ठीक है, तो 70 तीन 210 होता है और अगर 210 में 2 से भाग करेंगे तो 105 रुपए इसका रेट बन जाएगा। तो 144 रुपए में उसको कितने अंडे बेचने चाहिए, 105 अंडे बेचना चाहिए, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है, राइट आंसर है इसका 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस वाज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड कंपाइलेंस पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल एट दोहा। ठीक है, कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी अनुपालन अवधि में किस ग्रीन हाउस गैस पर विचार किया गया था जो कि दोहा में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। ठीक है, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी अनुपालन अवधि में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड पर विचार किया गया था कि भाई इसको जीएचजी घोषित किया जाए। तो दोहा नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 की बात है। ठीक है, तो दोहा अमेंडमेंट था, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल में एडॉप्ट किया गया 2022 के सेकंड, जो 2023 से लेके 20 तक चला था। इसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 को न्यूली एडेड किया गया, किसमें, जीएचजी गैसों के अंतर्गत। देखेंगे तो इसकी अगर फुल लिस्ट देखना चाहेंगे तो फुल लिस्ट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोन्स है, फ्लोरोकार्बन्स है, परफ्लोरोकार्बन्स है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, NF3 है, अर्थात ये न्यूली एडेड हुई थी किसमें, वो जो दोहा अमेंडमेंट था, क्योटो प्रोटोकॉल था, सेकंड वाला दौर था। ठीक है, दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में 2023 से लेकर 20 तक चला था। इसमें नई ग्रीन हाउस गैस NF3 को एड ऑन किया गया था। तो राइट आंसर इसका जो बन जाएगा, राइट आंसर है वो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए ये आईसीटी से जुड़ा हुआ सवाल है, फिल इन द ब्लैंक का सवाल है, आप इसको पढ़िए और आराम से इसके उत्तर देने का प्रयास करिए। विंडोज कहां से शुरू किया गया है भाई, यहां से है। मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन के संदर्भ में, या इंग्लिश में देखा जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन,
अब देखिए इसमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन सबसे पहले किससे होता है, ये जीयूआई आ जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। इज जीयूआई इज एन इंटरफेस बिल्ट अराउंड द विजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड विंडोज 11 इज एग्जांपल ऑफ ओएस। ओएस है कहीं पे, हाँ है भाई, मतलब ई आएगा ए आएगा, ठीक है। ओएस विद दीज विजुअल ऑब्जेक्ट्स, विथ दीज विजुअल ऑब्जेक्ट, विजुअल ऑब्जेक्ट में क्या करा है, विंडोज 11 इज एग्जांपल ऑफ ओएस विथ दीज विजुअल ऑब्जेक्ट्स इज द एरिया ऑफ स्क्रीन, एरिया ऑफ द स्क्रीन किस पे आ जाएगा, विंडो पे आ जाएगा, ठीक है, अर्थात सी आ जाएगा। स्क्रीन यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए आइकॉन, ठीक है, और इंफॉर्मेशन स्मॉल पिक्चर्स यूज टू रिप्रेजेंट फोल्डर्स सॉफ्टवेयर इटीसी while menu is a list of options that user can choose the from, तो ठीक है, तो अर्थात ये लास्ट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए इस प्रकार के फिल इन बैंक सवालों को आप तक कर पाएंगे जब आईसीटी के जो बेसिक चीजें हैं, कंप्यूटर्स की जो बेसिक चीजें हैं, अगर आपको उसकी जानकारी है तो इन सब के बारे में हमने आपको आईसीटी की प्लेलिस्ट में पढ़ाया है। एक बार अगर आईसीटी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे फिर ऐसे सवालों को करेंगे तो शायद आराम से आप ऐसे सवालों को हैंडल कर लेंगे। जो ओएस है, ओएस के प्रकार बतलाए हैं, ओएस क्या होता है, जीयूआई क्या होता है, सीयूआई क्या होता है, आइकॉन, विंडो, मेनू क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से बतलाया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा EACDP, इसका राइट आंसर बन जाएगा, अर्थात इसका थर्ड वाला विकल्प EACDB अर्थात सी वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। Identify the fallacy in the following statement. Water is not a toxic compound. Therefore, its components oxygen and hydrogen are not toxic. ठीक है, पूछ रहा है किस प्रकार की फैलेसी है, ये किस प्रकार की फैलेसी है, ये भाई है फैलेसी ऑफ डिवीजन, ठीक है, ये है फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन में इस बात की बात होती है जैसे आप किसी वस्तु को देखते हैं और मान लेते हैं कि वो ठीक है, तो आप उससे जुड़े पार्टों को भी, उससे जुड़े भागों को भी मान लेते हैं कि वो सब भी उसी तरह है, अर्थात ठीक है। कहने का मतलब है इसमें है फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन तब माना जाता है जब यह मान लिया जाता है कि कोई गुण पूरे समूह में है तो वह गुण उसके हर हिस्से में भी होगा। जैसे इसमें कहा गया कि भाई जो पानी है, पानी टॉक्सिक नहीं है, तो जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है वो भी टॉक्सिक नहीं होंगे। तो हमने देखा कि वाटर टॉक्सिक नहीं है, वाटर का जो गुण है उसके गुण को हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तक लेके जा रहे हैं। जब इस तरह के लेके जाएंगे तो वहां पे फैलेसी ऑफ डिवीजन की बात हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से सवाल है, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से सवाल है। इसका जो करेक्ट आंसर है डी है। इसमें +2 -2 जैसे पिछले वाले सेट में -3 और +3 का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसी प्रकार इसमें +2 -2 का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं इस सवाल सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको कर लेंगे, अब इस पे हम नहीं चल रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध के ज्ञान मीमांसी अभिविन्यास को निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए जब भी क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात होगी तो हम किस तरफ जाएंगे, हम जाएंगे पॉजिटिविज्म की तरफ, ठीक है, किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिविज्म की तरफ जाएंगे, प्रत्यक्षवाद की तरफ जाएंगे। तो जो प्रत्यक्षवाद है क्योंकि वो क्वांटिटेटिव होता है, एपिस्टेमोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन ऑफ पॉजिटिविज्म से संबंधित होता है, इसकी जो रूट है वो पॉजिटिविज्म से जुड़ी होती है, क्योंकि जो पॉजिटिविज्म विचारधारा के लोग थे वो ऑब्जेक्टिव मतलब की ऑब्जेक्टिव रियलिटी को मानते थे, जिसको मेजर किया जाए, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसकी टेस्ट किया जा सके, जिसको स्टैटिस्टिकल टूल्स पे साबित किया जा सके, जिसको जनरलाइज किया जा सके, उन्हीं सब बातों पे वो फेथ करते थे। बाद में आगे चल के इस विचारधारा में खंडन हुआ कि हर चीजों को हम सीधे मेजर नहीं कर सकते हैं। तब जाके जो एक नई विचारधारा पैदा हुई जिसको हम बोलते थे पोस्ट पॉजिटिविज्म। और जब पोस्ट पॉजिटिविज्म की विचारधारा जो थी वो क्वालिटेटिव रिसर्च से आपके ज्यादातर मैच करती है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च की जो एपिस्टेमोलॉजी होती है वो आपके पोस्ट पॉजिटिविज्म से जुड़ी होती है, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो रूट है वो पॉजिटिविज्म से जुड़ी होती है। पॉजिटिविज्म विचारधारा के लोग मानते हैं कि हर चीज को हम मेजर कर सकते हैं, साइंटिफिक मतलब कि वैज्ञानिक रूप से उसको हम ट्रूथ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसको स्टैटिस्टिकली उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिविज्म है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेट करेगा, या क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो रूट है वो पॉजिटिविज्म है, ठीक है।
The idea that mass media does not have strong direct influence over audience gave rise to which of the following concept। कह रहा है कि भाई यह विचार कि जनसंचार माध्यमों में दर्शकों को सीधे प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती है। मास कम्युनिकेशन में कहा जा रहा है कि मास कम्युनिकेशन में दर्शकों को सीधे प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती है। यह अवधारणा किस बात को जन्म देता है? भाई सिंपल सी बात है, यह अवधारणा जब भाई सीधे प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती है तो वो लिमिटेड इफेक्ट डाल पा रहा है। क्या? मास कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो लिमिटेड इफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट नो मंकी इज अ कैट इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसीडर्ड ट्रू। ठीक है, अब कह रहा है कि नो मंकी इज अ कैट। देखिए यहाँ पे हमने आपको जब हमने आपको सब अल्टरनेशन कॉन्ट्रेरी एंड कंट्रेरी और कंट्राडिक्टरी पढ़ाया था, तो उसमें हमने इस चीज को आपको बकायदा बतलाई थी कि इस प्रकार के किस प्रकार के रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो नो मंकी इज अ कैट, अगर नो मंकी इज अ कैट को आप देखेंगे तो यहां से देखिए ये ए है, ई है, आई है और ओ है। ठीक है, तो ए और ओ का तो कंट्राडिक्टरी रिलेशन है, मतलब ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, या ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा। यहाँ पे हमसे सवाल क्या पूछा गया है? इफ द स्टेटमेंट नो मंकी इज कैट इज ट्रू, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि नो वाला तो ई वाला होगा, तो ये कह रहा है अगर ये ट्रू है तो देखिए ये तो ट्रू हो नहीं सकता है, ये तो ट्रू हो नहीं सकता है, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो कह रहा है कि नो मंकी इज अ कैट इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड ट्रू। किनको हम मतलब कि ट्रू कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब अल्टरनेशन का रिलेशनशिप बनेगा। सब अल्टरनेशन का रिलेशनशिप का मतलब ये है, ए का जो रिलेशनशिप है वो ओ के साथ बनेगा। जब ए का रिलेशनशिप हम ई का रिलेशनशिप हम ओ के साथ देखते हैं, तो अगर हम डाउन आएंगे तो ट्रू हो सकता है, लेकिन अप जाएंगे तो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अगर हम ई से ओ की तरफ आएंगे, डाउन आएंगे, तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप डाउन आएंगे तो ट्रू हो सकता है, अप जाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि नो मंकी इज ए कैट इज ट्रू, तो किसके ट्रू होने की संभावना है? देखिए सम मंकी, ये तो ए ई आई की बात है, तो ये तो नहीं हो सकता है। सम कैट, ये भी आई की बात है, ये भी नहीं हो सकता। ये ए की बात है, ये भी नहीं हो सकता है। तो डी वाला जो होगा सम मंकी आर नॉट कैट्स, ये इस ट्रू हो सकता है, क्योंकि सब अल्टरनेशन रिलेशनशिप में अगर हम डाउन आ रहे हैं तो डाउन में तो ट्रू मिल जाएगा, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन अब जाएंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अब जाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा, डाउन आएंगे तो ट्रू हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा सम मंकी और नॉट कैट। सम मंकी और नॉट कैट इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 को देखेंगे, द नेम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु वाज इंटरेस्टेड इन परसुइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया वाज। देखिए ये एकदम फैक्चुअल सवाल है, इसका जो राइट आंसर है विलियम जोन्स है। ये भाई इच्छुक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। उनका नाम था क्या? विलियम जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट साथ में ट्रू नहीं हो सकता लेकिन साथ में फॉल्स हो सकता है। एक मिनट फिर से हम आपको बैक लेके चलते हैं, किस तरफ? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 में देखिए आपसे क्या पूछा गया था? इफ द स्टेटमेंट नो मंकी इज अ कैट इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड ट्रू। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रही थी वो सब अल्टरनेशन रिलेशनशिप बन रही थी ई का ओ के साथ में, जिसमें अगर जैसे ई अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू हो सकता है, ओ भी ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर ओ फॉल्स है तो अगर ए ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप डाउन आ रहे हैं तो डाउन ट्रू होगा, अप जा रहे हैं तो अप फॉल्स होगा। इसको हम सब अल्टरनेशन रिलेशनशिप बोलते हैं। और तो यहाँ पे देखिए जो सवाल दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। ठीक है, कह रहा है कि साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन साथ में फॉल्स हो सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये कंट्रेरी रिलेशनशिप है। ठीक है, ये जो है रिलेशनशिप ये कंट्रेरी रिलेशनशिप है, अर्थात ऑल मंकी आर एप्स बराबर हो जाएगा किसके, नो मंकी इज एन एप। ठीक है, तो ये कंट्रेरी रिलेशनशिप है। कंट्रेरी रिलेशनशिप में चलेंगे तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, मतलब अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू नहीं होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो सकता है। यही बात यहाँ पे आपसे पूछी गई थी कि भाई जो दो स्टेटमेंट है, इफ टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, मतलब दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। देखिए ये आल वाली ए वाली केस है और ये ई वाली केस है। ठीक है, ये ऐसे फिगर बनता है ना, ए ई आई ओ। ठीक है, आप देखेंगे तो ये आल वाली जो केस है ये वाली केस है, ई वाली केस नो वाली केस है, तो ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन साथ में फॉल्स जरूर हो सकते हैं। तो राइट जो विकल्प बनेगा ए एंड डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। बाकी इसको अगर आप लॉजिकली आप इसको सीखना चाहते हैं अच्छे से कि जो अल्टरनेशन है, सब अल्टरनेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, तो इसके लिए आपको लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो देखनी होगी। उस लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि इस प्रकार की जो रिलेशनशिप है कंट्रेरी, कंट्राडिक्टरी, सब कंट्रेरी एंड सब अल्टरनेशन के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप वीडियो जाके देखिए, वहां से आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, In which type of assessment do student measure their progress based on their previous performance? ठीक है, जब स्टूडेंट अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से खुद को कंपेयर करता है तो वो आप सभी जानते होंगे वो होता है इप्सेटिव असेसमेंट। ठीक है, वो होता है इप्सेटिव असेसमेंट। इसमें छात्र की जो वर्तमान उपलब्धि होती है उसकी तुलना उसके पहले के प्रदर्शन से की जाती है। जैसे 2022 में कोई बच्चा नेट पास आउट हो रहा है तो अब 2020 में देखा जाता है कि भाई वो कितने नंबर पास आउट किया था, या 2020 में कोई बच्चा 67% नंबर पाया था तो 2021 में जब फिर से रिजल्ट आया तो देखा गया कि कितना परसेंट, अगर आज 70% पा रहा है तो ये पिछले वाले उसके अंक के आधार पे आज उसकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर छात्र की जो प्रगति का मूल्यांकन होता है उसके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पे किया जाता है। इस प्रकार का जो असेसमेंट होता है वो इप्सेटिव असेसमेंट होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सपोर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज। ठीक है, निम्नलिखित विचारों का समर्थन किया है तो वनली साइंस एजुकेशन, फ्रेगमेंटेड रिसर्च, रिगोरस स्पेशलाइजेशन एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंस। ठीक है, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो रिगोरस स्पेशलाइजेशन है, अर्थात 2020 में इस बात पर भी फोकस किया गया है कि भाई छात्रों को बहुविषयक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, उसको बहुविषयक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए लेकिन उसका जो कोर सब्जेक्ट है उसमें गहन विशेषज्ञता भी होनी चाहिए, रिगोरस स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए। ठीक है, पृष्ठ नंबर 37 पे 11.3 वाले अनुच्छेद में देखेंगे तो यहाँ पे रिगोरस स्पेशलाइजेशन की बात की गई है। ठीक है, तो भाई इन सब में सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो रिगोरस स्पेशलाइजेशन होगा, जिसमें इस बात को बतलाया गया कि भाई छात्रों को एक से अधिक विषयों की शिक्षा तो लेनी चाहिए लेकिन उसका जो कोर सब्जेक्ट है उसमें डीप स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु का अंकित जो मूल्य है 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट दी जा रही है, तो कह रहा है कि ये तीनों छूट इसके बराबर होगी। देखिए इससे पहले भी इस प्रकार के सवाल बताए हैं। 10% का मतलब होता है 1/10, अर्थात 10 का मान घटकर कितना हो रहा है 9। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 का मान घट के हो रहा है 4। 30% का मतलब होता है 3/10, 10 का मान घट के हो रहा है 7। ठीक है, 10 दहमा 100 होता है, 100 पंचे 500 और 9 चौका 36 होता है। 36 में 7 का गुणा करेंगे, 7 छंग 42 होता है और 7 त्रिक 21, 4 25 होता है। ठीक है, अब आप कंपेयर इसको कर लीजिए। देखिए इसमें अंतर कितना है, 500 में से अगर 252 निकालेंगे, 10 में 2 गए 8, 9 में 5 गए 4, 3 में 2 गए 1, 4 में 2 गए 2, 248 आ रहा है। 248 गुणे 100 करिए और 500 से इसको कंपेयर कर लीजिए, 100 पंचे 500 होता है। अब ये चलेगा 5 चौका 20 और 4 बच्चा 8 बच्चा 5 9 45, अर्थात 49.6% इसका राइट आंसर बनेगा।
अर्थात एक जो दुकानदार है या किसी वस्तु पे जो अंकित मूल्य है उस पर अगर एक बार 10% की छूट दे रहे हैं, फिर 20 की, फिर 30 की, अब तीनों को अगर जोड़ रहे हैं तो वो जो टोटल छूट बनेगी 49.6% की बनेगी। वैसे देखने में तो लगेगा ये 60% की बन रही है, लेकिन 60% की छूट नहीं है, वो एक्चुअल में जो छूट बन रही है 49.6% की बन रही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द नॉमिनल वेरिएबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉमिनल वेरिएबल चूज करना है। जो नॉमिनल वेरिएबल होता है वो कैटेगरी को डिफाइन करता है। किसको? कैटेगरी को डिफाइन करता है। अब जो वेरिएबल्स होते हैं कुल मिला के नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया है। देख लीजिएगा, जो नॉमिनल वेरिएबल है केवल कैटेगरी का निर्धारण करता है। तो इसमें देखिए भाई कैटेगरी कहाँ पे है, कैटेगरी जेंडर में है और कैटेगरी कास्ट में है। बाकी देखिए स्ट्रेस को बतला रहा है, मतलब कि ये ऑर्डिनल की तरफ चला जाएगा, ये टेम्परेचर बतला रहा है, ये इंटरवल की तरफ चल जाएगा, इकोनॉमिक स्टेटस बतला रहा है। ठीक है, तो ए एंड सी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। ए एंड सी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। जो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं या नॉमिनल डेटाज होते हैं वो क्लास का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये देखिए नॉमिनल की बात हुई है, यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा होता है विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग का होता है। ठीक है, जेंडर, कास्ट, ब्लड ग्रुप वगैरह, यहाँ पे ऑर्डर नहीं होता है, इक्वल इंटरवल नहीं होता है, ट्रू जीरो नहीं होता है। ऑर्डिनल पे चलोगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस है। ठीक है, मतलब कि लो मीडियम यहाँ पे रैंक निर्धारण होता है। यस, यहाँ पे ऑर्डर होता है और ये दोनों नो होते हैं। ट्रू जीरो नहीं होता है, इक्वल इंटरवल नहीं होता है। इंटरवल पे चलोगे तो ये भाई एक ऑर्डर तो होता ही है, इक्वल इंटरवल भी होता है, यहाँ पे ट्रू जीरो नहीं होता है। यहाँ रेशियो पे चलेंगे तो रेशियो पे ये सारी चीजें लागू होती हैं, ये सारी चीजें लागू होती हैं। ठीक है, तो हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, केल्विन है, एज है, ये सब। तो अर्थात 4 प्रकार के वेरिएबल के टाइप्स नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, 2021 और 2021 का 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज वाज द की टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बिल्ड थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। ठीक है, एनटीए द्वारा इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक तीसरी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने के लिए प्रमुख तकनीक क्या थी। वैसे इसका राइट आंसर इंटीग्रेटेड सर्किट होना चाहिए था, लेकिन एनटीए द्वारा इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो जाने दीजिए, आगे चलते हैं। 2022 और क्वेश्चन नंबर 22 में करें स्वयं प्रभा चैनल 4 शिक्षा और गृह विज्ञान विषय वस्तु निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती है। स्वयं प्रभा चैनल नंबर 4 एजुकेशन एंड होम साइंस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वो सीईसी न्यू दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वयं प्रभा की वीडियो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में डाल रखी है, देख लीजिएगा, वहां से ये सारे सवाल आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। लॉजिकल इक्विवेलेंट का सवाल हमने आपको पढ़ाया ही है, आप इसको देख लीजिए। नो मंकी इज कैट, सम मंकी और कैट्स, सम देखिए यहाँ पे सम मंकीज और कैट्स और सम मंकीज और नॉट कैट्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमने आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट पढ़ाया था कन्वर्स, ऑवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिशन, उसमें देखेंगे तो इसके हिसाब से ये बी एंड डी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट, सॉरी बी एंड सी, सम मंकीज और कैट्स और सम, अच्छा हाँ यहाँ पे कन्वर्स किया गया है, एक मिनट, यहाँ पे केवल कन्वर्स का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो सम मंकी और कैट्स, यहाँ पे देखिए ये आपका प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे केवल सब्जेक्ट का कन्वर्जन किया गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अल्टरनेट किया गया है, बदला गया है, तो बी एंड सी ही इसका राइट आंसर बनेगा, अर्थात थर्ड विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो जो रिलेशनशिप है हमने आपको बतलाई थी वो कन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कंट्रापोजिशन की बतलाई थी। लॉजिकल इक्विवेलेंट की वीडियो, लॉजिकल इक्विवेलेंट की वीडियो आप लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट में जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है और किस प्रकार से इसके सवालों को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंसेज हैव कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द नॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञानों ने मास कम्युनिकेशन के ज्ञान में अधिक योगदान दिया है। किसने किसने दिया है? 3 विषय ने दिया है भाई, एंथ्रोपोलॉजी अर्थात मानव विज्ञान ने, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, अर्थात ए बी सी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मैच द कॉलम का सवाल है, आपको मैच कराना। देखिए इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, कई बार परेशानी भी होती है।
लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको जो क्लू पकड़ में आया था वो है सिंक्रोनस ऑडियंस, समकालिक दर्शक। जो सिंक्रोनस ऑडियंस होते हैं, मतलब समकालिक दर्शक आपको कब मिलेंगे, जब आप पब्लिक स्पीच कर रहे हो, बोल रहे हो, जिस समय आप बोल रहे हो, जिस समय स्पीच कर रहे हो, उसी समय लोग आपको सुन रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सिंक्रोनस ऑडियंस का उदाहरण हो सकता है। तो सी का फर्स्ट जैसे ही लगा, सी वाला विकल्प सही हो गया, ये सब गलत हो गए। कई टाइम इस तरह के सवाल देखने को मिल जाएंगे जिसको आप एक बार सोचेंगे तो परेशान होंगे, लेकिन चारों में से देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसे क्लू आपको मिल जाएंगे जहां से आराम से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब यूनिक फ्रॉम द इमीडिएसी, अगर आप देखेंगे तो मतलब वर्तमान का अनुक्ता रूप आप टेलीविजन की तरफ ले जा सकते हो। डी का दूसरा यहाँ पर भी है, अर्थात इसका जो सी वाला विकल्प है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें आपसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको बतलाया है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड विद सोर्स कोड, सही बात है, अपने सोर्स कोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इट ऑलवेज एनीवन टू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स, ये भी बात सही है। इट इज सॉफ्टवेयर दैट एनीवन कैन यूज द ट्रायल बेसिस बिफोर पेइंग, ठीक है, इसको आप गलत कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कब होता है, ऐसा क्लोज बेस्ड सॉफ्टवेयर पे होता है। डी वाला लिनक्स इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी बात सही है, अर्थात ए बी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसका पहला वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बतलाया है पहले। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट मोस्ट स्टेबल कंप्यूटर नेटवर्क विद द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन। फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे ज्यादा तेज फाइबर ऑप्टिक है। ठीक है, क्या है, फाइबर ऑप्टिक डेटा केबल। फाइबर ऑप्टिक देखिए कहां पर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यहां पर है, अर्थात ये डिवाइसों को कनेक्ट करेगा तो डेटा बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होगा फास्टली। ठीक है, डी वाला विकल्प इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे तेज डाटा ट्रांसमिशन करता है। ये भी देखिए फिर से आपका मैच द कॉलम का सवाल है, मेलवेयर के प्रकार से सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रैपडोर है, टाइम बॉम्ब है, कल की वीडियो में भी इसको बताया था, पॉलीमॉर्फिक वायरस है और माइक्रो वायरस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइम बम है, टाइम से मतलब है कि भाई कोई निश्चित उसका समय फिक्स कर दिया जाता है, जब वो समय आ जाता है तो वो अपना कार्य स्टार्ट, जैसे टाइम बम सेट कर दिया था, इतना बजे वो विस्फोट करेगा तो उतना बजे वो विस्फोट कर जाता है। तो बी का हो गया चौथा, अब बी का चौथा हो गया, तो दो विकल्प तो कट गए, अब ये बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब क्रिएट डिफरेंट बट फंक्शनली इक्विवेलेंट कॉपीज एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए ट्रैप डोर को पहले देख लीजिए। ट्रैप डोर क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक डोर क्रिएट कर देता है, एक डोर क्रिएट कर देता है जिससे अनअथराइज्ड एक्सेस आपके कंप्यूटर सिस्टम का हो सकता है। तो ए का होगा दूसरा, ए का होगा दूसरा, जैसे ही ए का दूसरा आपने तय किया, सी वाला विकल्प कट गया और बी वाला विकल्प राइट हो गया। तो इसी प्रकार से एलिमिनेट करके आप ऐसे सवालों को टैकल कर सकते हैं। तो बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को अगर आप देखेंगे तो ये भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से सवाल पूछा गया है आपसे। देखिए सीरीज देखिए, 2 दूना 4 होता है और 4 तिहाई 12 होता है, 12 चौक 48 होता है, तो 48 चौक नहीं 48 पंचे चाहिए, 48 पंचे 240 होता है। सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर होगा, वैसे बताने लायक सवाल नहीं था ये। which higher order cognition can make difference in how well and how quickly a student learn material, कह रहा है कि कौन सा उच्च क्रम ज्ञान इस बात में अंतर ला सकता है कि कोई छात्र कितनी अच्छी तरह और कितनी जल्दी सामग्री को सीखता है। भाई उसका कॉग्निशन लेवल क्या है, उसका मेटा कॉग्निशन का स्तर क्या है, वो भाई डिफ्रेंसिएशन ला देगा। दो डिफरेंट मेटा कॉग्निशन लेवल वाले बच्चे में जो लर्निंग है वो लर्निंग में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेटाकॉग्निशन क्या है, जब हम अपने थिंकिंग पर भी थिंकिंग करते हैं तो उस प्रक्रिया को सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इस मेटाकॉग्निशन के दौरान करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम मेटाकॉग्निशन की कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कहा गया है कि रीना आइसक्रीम खाना चाहती है, उसने ऑनलाइन एक फोन नंबर निकाला, डायल करते समय उसने बार बार नंबर दोहराया, ऑर्डर डिलीवरी होने के बाद वह नंबर भूल गई, यह किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है। भैया जल्दी से भूल गई तो वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जैसे हम लोग कई टाइम होता है मोबाइल नंबर किसी का पूछते हैं और डायल करते हैं, एक दो बार उसको पढ़ लेते हैं कि याद रहे, लेकिन कुछ देर बाद सोचते हैं तो भूल गया होता है, तो अर्थात वो हमारे परमानेंट मेमोरी में नहीं गया रहता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है और डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन
फिर से आपको मैच कराने का सवाल है, लेकिन है सरल, परेशान नहीं होना है। नैनो पार्टिकल्स की बात की गई है, नैनो मतलब नैनो, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स की बात की गई है। तो नैनो पार्टिकल्स में अगर आप देखेंगे तो फाइन आर्टिकल भी है, स्मोक भी है और एरोसोल भी है, ठीक है, एरोसोल भी है। अब देखिए फाइन आर्टिकल एंड नैनो आर्टिकल की तरफ चलेंगे तो अगर आप देख रहे हैं नैनो आर्टिकल, एरोसोल और स्मोक है, ठीक है, तो 0.0.2 माइक्रोमीटर से कम वाले और 2.5 माइक्रोमीटर से कम वाले आकार के, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा वाला है, सॉरी वो पहला विकल्प है, सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, जिसमें बताया गया कि जो एरोसेल होते हैं वो एक प्रकार के सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में मिले हुए होते हैं, ठीक है, ए का हो जाएगा। चौथा जो आपका नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स आपके 0.2 माइक्रोमीटर के होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, और बाकी फाइन आर्टिकल को 2.5 माइक्रोमीटर तक ले जाया गया है। और अगर स्मोक को देखेंगे तो स्मोक क्या है भाई, पार्टिकल्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट, मतलब कि जब दहन करते हैं तो दहन के, जब पूर्ण दहन नहीं होता है तो वहां पे क्या बन जाता है, स्मोक बन जाता है, ठीक है, स्मोक बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा, नैनोकट 0.2, फाइन आर्टिकल 2.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल कौन सा है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि का उदाहरण कह रहा है कि सागर वायु से कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं, हाँ, तापन से वायु में जलवाष्प बढ़ती है, हिम आच्छादन में कमी और हिम किनारों के पिघलने से सूर्य का परावर्तन घट जाता है, वैश्विक तापन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। तो अगर आप निगेटिव फीडबैक की बात करेंगे तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ओशियन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ठीक है, तो राइट विकल्प इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भाई इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, कह रहा है कि जो शिक्षकों को डिजिटल पाठ बनाने, दस्तावेज और टिप्पणी करने में वास्तविक समय में छात्रों का सहयोग करने की अनुमति देते हैं। जैसे इंटरेक्टिव बोर्ड से जो टीचर पढ़ाते हैं तो भाई उससे वो क्या करते हैं भाई, आप लोगों को उससे पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है, जिसको आप लोग डिजिटल बोर्ड भी बोलते हैं, वो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, उस बोर्ड में व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर यूज होता है। जैसे मैं भी यूज करता हूँ, अभी तो मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं नोट 3 पे आप लोग को पढ़ाया करता था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो कौन सा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, ये लिस्ट दी गई है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो मिल जाएगा, देखिए वो आपका कैम्टेसिया तो है, वो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है, आ जाएगा जैम बोर्ड, ये भी एक प्रकार का व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, स्ट्रॉम बोर्ड आ जाएगा और कॉन्सेप्ट बोर्ड, मतलब ACD इसका राइट विकल्प बन जाएगा। ये इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है जिनको यूज करके जो टीचर्स हैं वो अपने लेसन तैयार कर सकते हैं, स्लाइड्स पे या PPT फाइल्स पे एनोटेट कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे कोलेबरेट कर सकते हैं उसको स्टूडेंट के साथ रियल टाइम में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी तो अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पे एनोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, बस मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मॉनिटर है, मॉनिटर पे मैं एनोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। ACD तो जैम बोर्ड है जो कि ये क्या है, गूगल का डिजिटल व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, रियल टाइम कोलेबरेशन देता है। कैम्टेसिया जाएंगे, कैम्टेसिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है, वीडियो एडिटिंग टूल भी है, मैं भी कैम्टेसिया को यूज करता हूँ, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है और वीडियो को एडिट करना है तो कैम्टेसिया को आप यूज कर सकते हो। C नंबर है, स्टॉर्म बोर्ड है, ये भी एक प्रकार का क्या है, व्हाइट बोर्ड टूल है जो कि बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए यूज में लाया जाता है। कॉन्सेप्ट बोर्ड है, विजुअल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म ये भी है, ठीक है, इसको यूज करके आप डॉक्यूमेंट्स को एनोटेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जैम बोर्ड, स्टॉर्म बोर्ड एंड कॉन्सेप्ट बोर्ड इसका राइट आंसर होगा। प्लेटागोन एक प्रकार का एनिमेशन क्रिएशन का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे तो 36 देखिए ये 5 ईयर प्लानिंग से सवाल है, लेकिन क्लू इसमें दे रखा है, इसने देखिए देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात है। अगर आप देखेंगे तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, तो देखेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान, सॉरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये आ जाएगा, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जैसे ही आएगा ए का सेकंड है, ए का सेकंड होने से सारे विकल्प कट जाते हैं। सबके बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं था, क्वेश्चन बहुत सरल हो गया था, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सरल हो गया था। ए का सेकंड होने से बी का हो गया थर्ड, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
तो मतलब स्पेशल डिपार्टमेंट साइंटिफिक स्टडी के लिए स्थापित किए गए। सी का हो गया फोर्थ। थर्ड में भाई इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रोथ एंड मेजरमेंट की बात की गई, और फिफ्थ में हुई ऑटोनोमस कॉलेज की बात। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो सेकंड वाला विकल्प इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित अंतरालों में स्थित मानक सामान्य चर के अनुरूप संभावनाओं को बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए ये विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, इसके आधार पे आपको देखना है। देखिए यहाँ पे अभी समझाऊंगा तो आपको कम समझ में आएगा। एक स्लाइड हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखलाते हैं। देखिए ये जो कर्व है, इस कर्व को आप देख रहे होंगे, इसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। इसको हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। ये आपका जेड का पॉइंट है, या आप कह सकते हैं ये जीरो का पॉइंट है, आप कह सकते हैं ये एवरेज है। ठीक है, अब इसी से संबंधित आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसी से संबंधित सवाल पूछा गया है। जो सवाल आपसे पूछा गया था, देखिए ये 4 विकल्प आपको दिए गए थे। पहला सवाल था, ये देखिए इनफाइनाइट का सिंबल है। कह रहा है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से +1 तक का क्षेत्र। देखिए यहाँ पे 0 है, जेड है, यहाँ पे क्या है, जेड है, तो माइनस इनफाइनाइट इधर होगा और +1 इधर होगा। तो अगर यहां से लेके यहां तक के पूरे क्षेत्र को देखेंगे तो देखिए 34.13, 34.13, 68 कुछ हो जाएगा। इन सब को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 84.13। दूसरे विकल्प में दिया गया कि भाई जेड 0 से बड़ा है। ठीक है, जेड और +3 की बात की गई है। अगर अर्थात आप देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक, मतलब कि जेड की वैल्यू 0 से लेकर +3 तक है। यहां से लेके 0 तो पॉइंट यही है ना, 0 से लेके +3 तक की बात की गई है। इन सब को जोड़ेंगे, मतलब 34.13, 13.59, 2.14, 0.14 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या जानते हैं, 49.86%। ठीक है, और यहाँ पे -1 से +1 की बात है, तो -1 यहाँ पर है और +1 यहाँ पे है। ठीक है, -1 से +1 की वैल्यू जोड़ेंगे 34.13 को 34.13 के साथ में, तो यहाँ पे 68.26% आपको मिल जाएगा। ठीक है, 68.26% मिल जाएगा। और ये क्या कह रहा है, चौथा वाला विकल्प आपसे कह रहा है कि भाई जो जेड की वैल्यू है +1 या उससे ज्यादा है, +1 या जेड की वैल्यू +1 या उससे ज्यादा का मतलब है कि इतनी वैल्यूज को एड ऑन करने की बात हो रही है। +1 से ज्यादा का मतलब क्या है, +2 +3 की बात हो रही है। तो इसको जोड़ेंगे तो 15.87% आ जाएगा। इसको हमने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमसे क्रम से लगाने की बात की गई थी, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा 15.87% है, 49.87, 68.27 और 84.13, अर्थात DBCA इसका राइट विकल्प बन जाएगा। पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बताई बातें आपको समझ आई होंगी। एनपीसी कर्व मैंने आपको पढ़ाया था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ाया था, उसमें ये चीज देखने के बाद आपके माइंड में वो चीजें वापस आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि द अप्रोच विच इज रिसर्चर फॉर्म्स ग्रुप ऑफ कंपेरिजन यूजिंग एक्सिस्टिंग डेटा इज कॉल्ड। ठीक, कह रहा है कि वह दृष्टिकोण जिसमें शोधकर्ता मौजूदा डाटा का उपयोग करके तुलना करने के लिए समूह बनाता है, तो वो कौन है। देखो एक्सपेरिमेंटल में फंसना मत। ठीक है, इसका राइट आंसर है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, जो कि एग्जिस्टिंग डाटा का प्रयोग करके ही वो कंक्लूजन तक जाता है, मतलब कि एक्स पोस्ट फैक्टो है। ठीक है, कोई भी घटना घट चुकी होती है तब उसका प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, कोई भी घटना घट चुकी होती है तब उसके कारण को पहचानने की बात होती है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक्सीडेंट हो चुका, अब मैं उसके काज को समझना चाहूंगा आखिर ये एक्सीडेंट किस कारण से हुआ, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, वो क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, एग्जिस्टिंग डेटा पे डेटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसमें आपसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के स्टेब्लिशमेंट की बात पूछी गई है आपसे, अर्थात तो फॉरेन कोई यूनिवर्सिटीज है, अगर वो इंडिया में अपने कैंपस स्थापित करना चाहती है तो कौन कौन से क्राइटेरिया को वो फॉलो करेगी। तो दिया गया है कि भाई विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में विनिर्माण उद्योग में निवेश करना चाहिए, ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं है। कहा गया है कि 500 मतलब टॉप 500 की ग्लोबल रैंकिंग में आना चाहिए, ये बात तो सही है। सेकंड है टॉप 500 की रैंकिंग में आना चाहिए सब्जेक्ट वाइज लिस्ट में, ये भी बात सही है। दे मस्ट अपॉइंट ओनली इंडियंस, नहीं भैया आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, उनके पास ऑटोनोमस है उतनी। दे मस्ट हैव एक्सेप्शनल एक्सपर्टीज इन द स्पेसिफिक फील्ड, ये भी बात सही है, भाई उनको किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता या उनकी विशेषज्ञता होनी चाहिए। इस हिसाब से देखेंगे तो BCE
इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो BCE इसका राइट आंसर है। वही सारी बातें यहाँ पे बताई कि यूजीसी ने 2023 में इस प्रकार का अधिनियम लाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ये जो नियम है, अधिनियम है, उसको बनाया गया है। उच्च गुणवत्ता और वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है, जिसमें आपसे कहा गया कि भाई विश्व के शीर्ष 500 में शामिल होने चाहिए मतलब कि विदेशी विश्वविद्यालय। वैश्विक रैंकिंग 500 में स्थान होना चाहिए। यूजीसी से मंजूरी अनिवार्य होनी चाहिए। एक अस्थायी समिति बनाएगी यूजीसी, 60 दिनों के भीतर निर्णय लेगी कि भाई उनको अप्रूवल देना है कि नहीं देना है। प्रवेश शुल्क और धन वापसी ये सब भाई विदेशी विद्यालय अपनी हिसाब से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कक्षाओं और पूर्णकालिक कार्यक्रमों की अनुमति है, डिस्टेंस कोर्स की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है। विशेष स्थिति में 10% तक वो ऑनलाइन व्याख्यान दे सकते हैं। ठीक है, यूजीसी भाई उनके परिसर का दौरा या निरीक्षण कर सकती है। दूसरा हो गया, एक सेमेस्टर भारत में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संकाय कम से कम एक सेमेस्टर भारत में होना चाहिए, जहां पे आप अपनी यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे। वो जो भूमि होगी वो आपकी होनी चाहिए, खरीद कर आप ऐसा करेंगे। ठीक है, भारत और विदेशों में भर्ती मानदंडों के अनुसार आप संकाय और कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए आपके पास स्वतंत्रता होगी। आप चाहे भारतीय रख सकते हो, चाहे विदेशी आप रख सकते हो अपने हिसाब से। वार्षिक छूट आप भारतीयों को दे सकते हैं। योग्यता आधारित और आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियों देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। फ्रेंचाइजी अध्ययन केंद्र या प्रतिनिधि कार्यालय आप नहीं बना सकते हो। विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता या नए कार्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी की अनुमति आवश्यक होगी। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता होना आवश्यक है। ठीक है, प्रवेश फीस ले जा सकती है कब? अनुमोदन के बाद में। पाठ्यक्रम शिक्षण मूल्यांकन आपका जो मूल देश है उसी के अनुरूप होना चाहिए। डिग्री मूल देश के परिसर के समान होगी। भारत में भी पूर्णता मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, और जो अनुमोदन के अनिवार्य बातें हैं भाई, यूजीसी की मंजूरी के बिना आप परिसर नहीं खोल सकते हैं, कोई कोर्स नहीं चला सकते हैं। अनुमोदन रद्द करने का आधार क्या है? अगर भाई कोनो नियम का उल्लंघन आप कर रहे हो, भारतीय हितों के विरुद्ध कोई काम कर रहे हो जिससे हमारी सुरक्षा, नैतिकता आदि हनन हो रही है, आवेदन में दी गई जानकारी गलत बताए हैं, आप अनुमति से अधिक कार्य कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह बांट रहे हो चुपके चुपके, तो बहुत मारे जाओगे। वादों का पालन नहीं कर रहे हैं, गुणवत्ता जो बुनियादी ढांचा आपने बताया था उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, यूजीसी कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और आपके अनुमोदन को रद्द कर देगा। ठीक है, तो ये सारे मानक हैं कोई विदेशी विश्वविद्यालय अगर भारत में आके अपने परिसर स्थापित करना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच आर द कंसिडर्ड हॉट मीडिया की कॉन्सेप्ट की सीरीज दिखेगा। उसमें हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया को हमने बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें रेडियो, सिनेमा एंड पिक्चर्स आएंगे। ये आपका राइट आंसर है, CDE इसका राइट आंसर है। हॉट मीडिया में हमने आपको बतलाया है। और जो हॉट मीडिया के टूल्स आप देखेंगे वो मार्शल मैकलुहान के बताए गए टूल्स हैं, आपको इन्हीं को पढ़ना है। उसमें अपना दिमाग मत खपाइएगा, नहीं तो सीधी सी बात है गलत है। मार्शल मैकलुहान की थ्योरी इन्होंने बहुत समय पहले दी थी, ऐसे में आज के पर्सपेक्टिव में उसको कंपेयर करेंगे तो गलत लगेंगे, लेकिन जो सवाल नेट में पूछा जाता है मार्शल मैकलुहान की थ्योरी से ही पूछा जाता है। ठीक है, जो हॉट मीडिया होते हैं वो लेस इंटरेक्टिव होते हैं, लो कॉग्निटिव एंगेजमेंट इसका होता है। कहने का मतलब ये हाई डेफिनेशन होते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लो पार्टिसिपेशन मतलब आपका इंटरेक्शन कम होता है। ये हाई मीडिया होते हैं, रिच इन डिटेल होते हैं, तो आपको इतना ज्यादा इंटरेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, चीजें आप लर्न कर लेते हो, जैसे रेडियो, मूवी, फिल्म, फोटोग्राफ, पिक्चर, प्रिंट बुक्स। ठीक है, ये सब हॉट मीडिया के एग्जाम्पल है। आज के वर्तमान समय से कंपेयर करेंगे तो गलत लग सकते हैं, लेकिन इसको मार्शल मैकलुहान की थ्योरी के अनुसार ही आपको याद करना है। तो हॉट मीडिया यही है, इन्हीं को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब कूल मीडिया पे चलेंगे तो जैसे वो लेस इंटरेक्टिव थे तो ये इंटरेक्टिव होते हैं, वो लेस कॉग्निटिव एंगेजमेंट था तो ये हाई कॉग्निटिव एंगेजमेंट होता है। कहने का मतलब ये है भाई, ये इंफॉर्मेशन लेस प्रदान करते हैं, सीखने और समझने के लिए आपको हाई पार्टिसिपेशन करना होता है, आपको ज्यादा एफर्ट लगाना होता है, तब जाके आप चीजों को देख पाते हो, समझ पाते हो। ठीक है, जैसे टेलीविजन हो गया, कार्टून हो गया, टेलीफोन कन्वर्सेशन, सेमिनार एंड डिस्कशन, ये सब कूल मीडिया के उदाहरण है। इनको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, इसमें अपना ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हॉट मीडिया और कूल मीडिया को याद कर लीजिएगा। एलिमिनेशन के सवाल आते हैं, जैसा कि लास्ट सवाल आपने देखा, इस प्रकार का सवाल आएगा और आराम से आप कर जाओगे। ठीक है, देखिए ये 41 है, 41 है मैच द कॉलम का सवाल है, आपके इन्वायरमेंट के यूनिट से पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलर्जेन है, कार्सिनोजेन है, म्यूटाजेन है और टेरिटोरोजोन है। ठीक है, देखो दो तीन तो सबको याद होंगे इसमें, जैसे कार्सिनोजेन है वो कॉज बनता है कैंसर का, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट लगाने से तो सेकंड वाला तो खत्म हो गया, बाकी तीन मिला अभी बचे हैं। ठीक है, एलर्जेन है, देखिए एलर्जेन क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है,
ज्यादा एक्टिव कर देता है, जिससे खुजली होने लगती है, किसी को छींक आने लगती है। तो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड जैसे ही आएगा, बी का फर्स्ट और ए का थर्ड, तो ये विकल्प भी कट गया। अभी दो विकल्प चल रहे हैं, ठीक है। और म्यूटाजेन की तरफ चलेंगे तो म्यूटाजेन जो होता है वो आपके जेनेटिक मटेरियल में बदलाव कर सकता है। तो सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 जैसे ही होगा तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा और सी वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आप किस पे जाएंगे, टेरिटोरियल जोन पे जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये जो भ्रूण होते हैं उनकी वृद्धि को बाधक या बाधित करने वाला पदार्थ होता है टेराटोजेन, ठीक है। तो ये चौथा विकल्प इसका राइट आंसर होगा। बहुत डीप में इसके बारे में समझना है, जानना है तो की कॉन्सेप्ट की सीरीज में जाइएगा, उसमें हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया, बताया, समझाया है, ठीक है। तो यही है, एलर्जन क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। कार्सिनोजन कैंसर उत्पन्न कर देते हैं। जो म्यूटाजन होते हैं आपके डीएनए में परिवर्तन कर देते हैं, म्यूटेशन ला देते हैं। और जो टेराटोनाजोन होते हैं वो भ्रूण की वृद्धि को रोक सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एनईपी 2020 से पूछा गया है। पूछा गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कौन कौन से घटक है। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन तो हो ही नहीं सकता है, कैरिकुलम हो सकते हैं, पेडागोजी, कंटिन्यूअस असेसमेंट, हाई फीस की बात तो नहीं की गई है। बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, शायद इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। बर्निंग सॉलिड वेस्ट सच एज कैंस, बैटरीज, प्लास्टिक्स इटीसी प्रोड्यूस। अगर आप बर्न कर रहे हो बैटरी को, प्लास्टिक को प्रोड्यूस हो, तो क्या क्या बन सकता है। तो देखो सबसे ज्यादा बनने वाली बात है जो डाइऑक्सिन बनेगी और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल बनेगा, पीसीबी बनेगा, ठीक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपको पता ही है भाई, सीएफसी गैसेज फ्रिज वगैरह से निकलती है, तो ये तो होगा नहीं। हेलोन्स भी नहीं होगा। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जिसमें सी एंड डी होगा वही होगा। सी एंड डी, तो ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों हैं एसीडी एंड एबीसीडी। अच्छा बी भी कट जाएगा तो ये भी कट गया, तो एसीडी इसका राइट आंसर होगा। तो जो माइक्रोप्लास्टिक है इसको भी यूजीसी ने बर्निंग के बाद बनने वाली प्रक्रिया के रूप में रखा है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे जो माइक्रोप्लास्टिक है, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब प्लास्टिक टूटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उसको माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। लेकिन एनटीए ने इसको भी सही माना है कि अच्छा जब प्लास्टिक को जलाएंगे तो कुछ छोटे छोटे टुकड़े रह जाते होंगे, तो उसी को वो कंसीडर किए होंगे। तो इस हिसाब से एसीडी इसका राइट विकल्प माना है। डाइऑक्सिन विषैला रसायन होता है, प्लास्टिक रबर वगैरह जलाते हो तो निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है एसी फ्रिज वगैरह से निकलता है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या बैटरी वगैरह आप जलाते हो तो निकलता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एसीडी ही यूजीसी द्वारा माना गया है, रेकमेंड किया गया है, ठीक है। What is the measure of consistency of the observation of the same situation in different people? जब एक ही फिनोमिना को, एक ही सिचुएशंस को डिफरेंट पीपल्स ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने आपको बताया है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को पढ़ना है तो रिसर्च एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट में जाना है। हमने बहुत अच्छे से आपको रिलायबिलिटीज के बारे में बतलाया है, इसके थ्रेड्स के बारे में भी बतलाया है। लेकिन थ्रेड्स की जो वीडियो मिलेगी की कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में आपको मिल जाएगी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से संबंधित, ठीक है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी जो रिलायबिलिटी होती है आपकी कंसिस्टेंसी से रिलेट करती है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी। जब डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं कि एक ही सिचुएशंस को, एक ही फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकित करते हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी है जिसके बारे में हमने आपको पहले बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 60 व्यक्ति 40 दिनों में 300 किग्रा गेहूं खाते हैं, तो 25 मिला 100 किग्रा गेहूं खाने में कितना दिन लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए M1 D1 W1 ध्यान में रखिएगा, M2 D2 W2, बस सवाल खत्म हुआ। 60 गुणे 40 नीचे करोगे 300 बराबर करोगे 25 गुणे D2, यही तो निकालना है दिन, और 100 किलो, ठीक है। तो हो जाएगा 60 गुणे 40 गुणे 100, नीचे आएगा 300 गुणे 25, इसी कैंसिल आउट करो। 60 पंचे 300 होता है, 25 चौके 100 होता है, 5 अठे 40 होता है, 8 चौका 32 दिन। अर्थात इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो 32 डे में भाई 25 मिला 100 किग्रा गेहूं खा जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो जयराम जोन के चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।